नमस्कार साथियों। हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, लंबे अरसे के बाद मैं आपके साथ आज एक महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ। आज के सेशन में हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 12वीं क्लास के जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, इसमें इतिहास विषय के मॉडल पेपर को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर से परीक्षा पैटर्न के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में, अंक योजना और समय प्रबंधन को समझने में विद्यार्थियों को सहयोग मिलता है। इससे ही विद्यार्थी परीक्षा की पूर्ण तैयारी कर पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम केवल मॉडल पेपर को ही नहीं समझेंगे, बल्कि मॉडल पेपर के साथ साथ में प्रश्नों के जो प्रकार हैं और इनके साथ साथ जो ब्लूप्रिंट है, इसका भी गहनता से अध्ययन करते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न पेपर किस प्रकार से आने वाला है। और इनके साथ साथ में जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसको भी अपन फुल सॉल्यूशन के साथ में आज देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें और इनके साथ साथ में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि इस बार का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो काफ़ी विद्यार्थियों की समझ पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न पत्र को देखने से ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और विद्यार्थियों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टाइम है वो है 3 घंटा और 15 मिनट का। ये 80 नंबर का है। इनके साथ साथ में इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं, जैसा आप देख रहे हैं, ये ज्ञान पर आधारित है, ये अवबोध पर आधारित है, या ये ज्ञानोपयोग पर आधारित है, ये कौशल पर है, ये विश्लेषण पर है। अब अपन देखते हैं कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस प्रकार के आएंगे। सबसे पहले अपन प्रश्नों के प्रकार और इनके साथ साथ में अंक विभाजन को देखते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रश्नों के प्रकार और अंक भार। इसमें आप यहाँ गौर करके देखते हैं तो आप पाओगे कि जो एमसीक्यूज प्रकार के प्रश्न है, ये यहाँ देखिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये एमसीक्यूज प्रकार के हैं। ये 1-1 नंबर के हैं और 18 प्रश्न आएंगे। ये ध्यान रखना, 18 अंक के ही है। ठीक है। इसके लिए जो समय है वो भी आपको ध्यान रखना है, 22.5। आपको 22 मिनट और 30 सेकंड का समय देना है। इनके साथ साथ में जो फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, ये 6 प्रश्न आएंगे। ये भी 1-1 नंबर के होंगे और ये भी 6 अंक के ही है। इसके साथ साथ में अति लघुतात्मक जो प्रश्न है, ये 1 लाइनर है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये भी 12 प्रश्न आएंगे और 1-1 नंबर के हैं। इनके साथ साथ में इनका भी अंक भार जो है वो 12 है और ये इसका आप समय भी देख पा रहे हैं। लघुतरात्मक जो प्रश्न है ये आपके 10 प्रश्न आएंगे और ये 2-2 नंबर के आए। ठीक है। और ये 20 नंबर के कुल आएंगे। इनके साथ साथ में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आपके 4 प्रश्न आएंगे और ये 3 अंक के होंगे और कुल मिला के आपके 12 अंक के ये प्रश्न हो जाएंगे। इसके साथ साथ में निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 3 है और जो अंक है ये 4 नंबर के हैं। इसमें 2 आपके प्रश्न आएंगे और 1 आपका मानचित्र का है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये भी 12 अंक के हो गए हैं। तो टोटल आपके जो अंक हैं ये 80 नंबर के हो गए हैं। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 53 है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप टाइम देख रहे हैं ये भी आपका 1 घंटा और 95 मिनट है। ठीक है। और आगे चलते हैं, अपन इसको और विस्तार से देखते हैं। ये यहाँ आप जो अध्याय है इसके अंक भार देख रहे हैं। इसके साथ साथ में आगे और चलते हैं। यहाँ से आपका ब्लूप्रिंट शुरू होता है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ कि
12वीं क्लास के अंदर इतिहास का जो ब्लूप्रिंट है, इसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैं लंबे समय से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ और मैंने आज तक अनुभव किया है कि एनसीईआरटी में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कभी भी इतिहास का पेपर नहीं आता है। फिर भी थोड़ा-सा अगर आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर आपको समय व्यस्त नहीं करना चाहिए और आपको गहनता से पूरे चैप्टरों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। मैंने वैसे अंक भार के बारे में समझा दिया है, इसको देखकर भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अपन इसके ऊपर ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करेंगे, चलते हैं आगे और देखते हैं बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप गौर से देखिए, बोर्ड ने मॉडल पेपर भी जारी किया और मॉडल पेपर के साथ-साथ में टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। तो हमारे पास में टाइम भी बहुत कम है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए ध्यान से इन प्रश्नों की प्रकृति को देखें और अपने तैयारी को जारी रखें। ये 2026 का जो प्रश्न पत्र है, उसका एक नमूना हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है बोर्ड के द्वारा कि इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इतिहास विषय का है, 80 नंबर का है और इनके साथ-साथ में जो समय है, वो 3 घंटे और 15 मिनट का है। तो आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ देखिए, इसके 4 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अपन जो सेक्शन ए है, जो खंड अ है, इसको देखते हैं और खंड अ के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, जो मल्टीपल चॉइस की प्रश्न है, अभी हमने बात की थी। पहला प्रश्न जो है, ये है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कब बनाया गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है, वो है स 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदयन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अशोक ने निम्न में से किस उद्देश्य से धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है, वो है धम्म के प्रचार हेतु। ये है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 और 4 को कंटिन्यू देखते लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो है, इसको देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो सुदर्शन जो झील है, इसका निर्माण करने का कार्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसका जो जीर्णोद्धार है, ये रुद्रदामन ने किया था। अगला प्रश्न है, वे जातियां जो एक जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है श्रेणी, जिसको अपन गिल्ड भी कहते हैं। अगला है कि सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सांची की जो खोज है, ये 1818 के अंदर की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, नारियल और जो पान है, इसका वर्णन करने वाला यात्री इब्न बतूता था। नेक्स्ट देखिए, अल बिरूनी ने लेखन कार्य में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, अल बिरूनी ने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, कबीर को जो भक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं, इनके जो गुरु है, ये है रामानंद। ठीक है। फिर है, निम्न में से किस स्थान के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसका जो आंसर है, वो है फारस। यदि आप भारत के बृहदेश्वर मंदिर को देखना चाहते हैं, तो आपको निम्न में से किस स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसमें से तंजावुर की यात्रा करेंगे, तब हमें बृहदेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और ये आपके तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। और प्रश्न देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11 आया है। 11 और 12 को दोनों को साथ देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदिरई चेट्टी का क्या अर्थ है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कुदिरई चेट्टी जो है, ये आपके घोड़ों के व्यापारी थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन थे? घोड़ों के व्यापारी। फिर है अगला प्रश्न 12वां, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत निम्न में से किसके लिए मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो मुजरियान शब्द जो है, ये किसान लोगों के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? किसान लोगों के लिए। प्रश्न संख्या अपन 13वां देखते हैं। ये यहाँ से देख लेते हैं कंटिन्यू। देखिए, प्रश्न संख्या जो 13वां है, ये है,
जोवानी कारेरी ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, जोवानी जो कारेरी है, इसने भारत की जो यात्रा की थी वो 17वीं शताब्दी में की थी। फिर आगे देखिए, रैयतवाड़ी क्या थी? तो रैयतवाड़ी जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये है भू राजस्व प्रणाली। ये आपके भू राजस्व प्रणाली है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी वो हुई थी बंगाल से। ठीक है, अगला देखिए, 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके हाँ सॉरी, रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है इसका आंसर है थॉमस जॉन्स बार्कर। ठीक है, थॉमस जॉन्स बार्कर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में अपन देखते हैं कि किस ब्रिटिश कमांडर के नेतृत्व में सेना ने लखनऊ को मुक्त कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो है कॉलिन कैंपबेल। हालांकि इससे पहले, हाँ एक सेकेंड, हालांकि इससे पहले जेम्स आउटरम और हेनरी हेवलॉक भी गए थे, लेकिन अंतिम रूप से लखनऊ को मुक्त करवाने का जो कार्य है वो कॉलिन कैंपबेल के द्वारा ही किया गया था। तो इस प्रकार से अपने 17 क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और है, इसको भी अपन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नियुक्त नहीं किया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। यह कथन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कथन है ये है विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मुझे ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसलिए प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का टुकड़े टुकड़े कर दूं, यानी वो भारत को किसी भी सूरत में स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं था। अब अपन प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए है, और इसको मैंने पहले से ही फिलअप कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा आज लिखने वाला मेरे पास नहीं था, इसलिए फिर मैंने इसको पहले से ही फिल कर दिया है। तो प्रश्न है, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? तो आप कहते हैं कि ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती है। तीसरा प्रश्न है, मध्य एशिया के रास्ते होकर कौन आया था 1333 में? तो आप कहोगे इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। चौथा प्रश्न है, 1976 में किस स्थल को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में मान्यता दी थी? तो वो हम्पी को दी थी। पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने किस पहाड़ियों का दौरा किया था? तो वो राजमहल की पहाड़ियां थी। लोक छवियों में किस महिला को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया गया था? तो वो लक्ष्मीबाई थी। ये इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान भी पूरे होते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का पहला, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जातक कथाएं जो है ये पाली भाषा में लिखी गई है। पितृवंशिकता व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वंश परंपरा पिता से चलती है, जैसे पुत्र, फिर पौत्र, अ, पुत्र, पिता, फिर पौत्र, प्रपौत्र, इस प्रकार से जो वंश चलता है, वंश परंपरा जो चलती है, पिता के नाम से जो वंश चलता है उसी को पितृवंशिकता कहते हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। बुद्ध की उपमाता का नाम बताइए जो संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। तो महात्मा बुद्ध की उपमाता का नाम प्रजापति गौतमी थी, जो पहले सबसे पहले बौद्ध संघ में आने वाली महिला थी। जिम्मी किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थी, जो जिम्मी है ये एक प्रकार से संरक्षित श्रेणी है, और जिम्मी मुगल काल के अंदर जो मुगल शासक थे, मुगल शासकों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के अलावा जितने भी लोग थे, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो, जो भी लोग थे, ये
मुसलमानों से या मुगल बादशाहों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाहों को कर देते थे और कर देकर ये मुगल बादशाहों से संरक्षण प्राप्त करते थे। इसी को क्या कहते हैं? जिम्मी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे? स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर बहुत सारे जो हमारे पास सोने के सिक्के आते थे, ये विशेषकर आप कहोगे कि रोमन साम्राज्य से आते थे। तो बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, इसलिए हमारा जो दूरवर्ती का व्यापार है इसमें भी कमी आई। तो एक तो ये कारण बताते हैं। इनके साथ साथ हम बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस समय जो सिक्के हैं ये प्रचलन में थे, उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था। इसलिए जब इतिहासकारों ने खोज करने का कार्य किया तो उनको सोने के सिक्के नहीं मिले, इसलिए उनको लगा कि सोने के सिक्के कम पड़ गए थे। अगला प्रश्न है, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य का किस रूप में वर्णन किया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझते हैं कि जो बर्नियर है ये फ्रांस का रहने वाला था। इन्होंने मुगल साम्राज्य का जो मुगल सम्राट है इसके लिए इन्होंने बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा है कि मुगल साम्राज्य का जो राजा है वो भिखारियों का और क्रूर लोगों का राजा था। इनके जो शहर हैं वो एक प्रकार से विनष्ट होने वाले नगर हैं। इनकी हवा भी खराब है, दूषित है। इनके साथ साथ में अगर खेत के बारे में कहा जाए तो खेत झाड़ीदार है और घातक दलदल से भरे हुए हैं। इनके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इन सब का कारण एक ही है और वो है यहाँ की जो भूमि है, भूमि भूस्वामित्व जो है वो राजकीय भूस्वामित्व होना। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। किस शासक ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला उपाधि धारण की थी? तो ये कृष्णदेव राय थे। अगला है, जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं? तो जिनसे जो कामिल है ये प्यारे विद्यार्थियों जो सर्वोत्तम फसलें हैं, मुगल काल के अंदर जो सर्वोत्तम फसलें हैं इनको जिनसे कामिल के नाम से जाना जाता है। इसमें विशेषकर आप देखते हैं कपास है और जो गन्ना है, जिनका व्यापार करते थे ये सर्वोत्तम फसलें कहलाती हैं, जिनसे कामिल कहलाती थी। फिर अगला प्रश्न है, हवलदार व गांठीदार किसे कहा जाता था? तो प्यारे विद्यार्थियों जो अ, जोतदार हैं, बंगाल के जो जोतदार है इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इनको हवलदार भी कहते थे, इनको गांठीदार भी कहते थे और कई जगह पर इनको मंडल के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों कि इन मेमोरियल नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? ये 1857 की क्रांति में ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया चित्र है। ये बनाने वाला जो चित्रकार है वो थे जोसेफ नोएल पैटर्न। फिर अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, सॉरी 11 है। पहला गोलमेज सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ, कोई एक कारण लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 को हुआ था, लंदन के अंदर हुआ था और इसमें कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है इसने भाग नहीं लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय भारत की सबसे बड़ी एक प्रकार से पार्टी थी। तो इसका कोई भी प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में न जाने के कारण ये पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। और फिर आपको पता होगा कि इस गोलमेज सम्मेलन के जस्ट बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजी करने के लिए गोलमेज सम्मेलन से जस्ट बाद में गांधी इरविन के नाम से एक समझौता भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। संविधान सभा ने कितने वर्ष तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखने का निर्णय लिया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, 15 साल तक संविधान सभा के सदस्यों ने ये कहा था कि 15 साल तक जो भी सरकारी कार्य है ये अंग्रेजी भाषा में ही किए जाएंगे, क्योंकि हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण भारत के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। सेक्शन बी की ओर जाते हैं और प्रश्न संख्या देखते हैं 4। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर बनी आकृतियों का विश्लेषण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होने वाली मोहरें हैं इसमें बहुत सारी हमें आकृतियां देखने को मिली है। बहुत सारी मोहरें ऐसी हैं जो एक सींग वाले वृषभ का चित्र दिखाती है। कुछ जगह से हमें वृषभ के चित्र भी मिले हैं। बहुत सारे क्षेत्रों से हमें नाव के चित्र वाली मोहर भी देखने को मिली है और इनसे ऐसा पता चलता है कि मुख्य जो यहाँ का पशु था वो एक सींग वाला जानवर था और इनके साथ साथ ये लोग खेती बैल से करते थे और नावों के माध्यम से ये लोग व्यापार भी करते थे।
पांचवा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नगरों की भौगोलिक स्थिति और आधुनिक भारतीय नगरों की जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें कोई दो आपको समानताएं बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में जो नगर बने हुए हैं वो भी अधिकांशतः नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे नगर आपको देखने को मिल जाएंगे जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियों के किनारे बसने के पीछे वैसे कई कारण होते हैं। विशेषकर इनको जलापूर्ति हो जाती थी, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती थी, और इनके साथ साथ में परिवहन की सुविधाएं भी मिल जाती थी। दूसरा जो मुख्य कारण है वो प्राचीन समय में जो नगर थे वो भी व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, और आज वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो व्यापारिक मार्गों पर ही स्थित है। ये इन दोनों में समानताएं हैं। फिर प्रश्न संख्या अपन 6 देखते हैं कि आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में माताएं महत्वपूर्ण थी। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में बहुत सारे हमें अवशेष मिले हैं जिसमें माता को एक देवी के रूप में माना जाता था। देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती थी, मातृ देवी के रूप में। इनके साथ साथ में हमें दक्षिण भारत से जो सातवाहन वंश मिला है उसमें वंश परंपरा में भी माता का नाम या माता का उल्लेख किया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में माताओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। सातवां प्रश्न देखते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के काल में विश्व के दो महान चिंतकों एवं उनके देशों के नाम बताइए। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको भारत से जो महान चिंतक थे वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध थे, चीन से खुंगत्सी थे, और यूनान से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन थे। इनमें से आपको कोई दो याद कर लेना। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। अल ब्रूनी की जाति व्यवस्था का विवरण वर्तमान समय की जाति व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में बताया था, उन्होंने फारस के अंदर 4 प्रकार की जातियों के बारे में बताया था, जिसमें पहला आपको याद होगा घुड़सवार और शासक वर्ग था, दूसरा भिक्षु पुरोहित वर्ग था, तीसरा चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे, और चौथे के अंदर किसान और शिल्पकार थे। अगर इन दोनों में अंतर की बात की जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, अल ब्रूनी के अनुसार जो प्राचीन जातियां हैं, प्राचीन जो भारतीय जातियां हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो पैसे और क्रम पर आधारित थी। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो जाति है वो पैसे और क्रम पर आधारित नहीं है, बल्कि वो जन्म पर आधारित है। ये विशेष में अंतर है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, और प्रश्न संख्या 9 है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में राय तथा नायक के कार्यों की तुलना कीजिए। राय कौन थे और इनके साथ साथ में नायक कौन थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, राय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, वैसे प्रश्न में भी लिखा हुआ है। राय सर्वोच्च शासक था जो प्रशासन, सेना और राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण रखता था, जबकि जो नायक हैं ये सेना प्रमुख होते थे, और ये राजा के या राय के अधीन रहते थे। ये अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखते थे। ये कर संग्रहित करने वाले लोग थे, और इनके साथ साथ में ये सेना का प्रबंधन भी करते थे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। यानी इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के बाद भी जमींदार आखिर समय पर भू राजस्व क्यों नहीं देते थे। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, इसके कई कारण हैं। आपको पता होगा कि इस्तमरारी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। और इसके जो मूल कारण है ये है, इस समय जो राजस्व की राशि लागू की गई थी, निर्धारित की गई थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इनके साथ साथ में जो भी कृषि से अ, अनाज उत्पन्न होता था, उस उपज की जो कीमतें हैं वो बहुत कम थी। तीसरा अपन कह सकते हैं कि जमींदारों की जो शक्तियाँ थी इसको इस समय बहुत सीमित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिससे उनकी बातों को कोई मानता भी नहीं था। और इसके साथ साथ में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जोतदारों का उदय हुआ था, और जोतदार, बहुत सारे जोतदार ऐसे थे जो जानबूझकर किसानों को, जमींदारों को भुगतान देने से इनकार कर देते थे। तो ये इसके मूल मूल कारण थे। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिली। इस वाक्य को स्पष्ट किया, यानी क्या प्रेरणा मिल रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 का विद्रोह है, इस विद्रोह ने राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया था। इसमें देश के हर तबके के लोगों ने भाग लिया। जो 1857 की क्रांति है, इसमें देश का ऐसा कोई तबका, कोई वर्ग नहीं था जिसने भाग नहीं लिया था। अंग्रेजों के खिलाफ सारों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी।
विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, इन नेताओं से त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिल रही थी। इसलिए जो 20वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन है, इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अपन प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अतीत की जानकारी में आत्मकथाओं का भी योगदान होता है। कथन की व्याख्या की, यानी कि अतीत की जो जानकारी देने में जो आत्मकथा है, इनका क्या योगदान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आत्मकथाएं एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। इससे हमें अतीत का जो लेखा जोखा है, इसकी जानकारी मिलती है। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं जो वास्तविक विवरण है, उस पर उसका मूल्य निर्धारित करती है और इन्हें एक प्रकार से सूचनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सारी सारी जो पहलू है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आत्मकथाओं को भी एक महत्वपूर्ण स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या जो 13 है, इसको देखिए। पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। सरदार पटेल के कथन का विश्लेषण कीजिए, यानी ये जो कथन है, ये कथन किसने कहा है, तो आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। ऐसा कथन उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है। हाँ, और इसके साथ साथ में केवल इतना नहीं किया है, बल्कि पृथक निर्वाचिका से राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और इनके साथ साथ में देश के अंदर रक्तपात को जन्म दिया है। और अंतिम परिणाम ये निकला है कि देश का क्या हो गया है, विभाजन कर दिया है। इसलिए पटेल ने जनता के समक्ष एक प्रश्न रखा था कि अगर आप देश के अंदर शांति चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, और जो पृथक निर्वाचिका है, इस विचार को आपको छोड़ देना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। तो ये इसके मुख्य विचार थे। आगे अपन देखते हैं सेक्शन सी के बारे में। जो सेक्शन सी है, प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर जो प्रश्न है, वो 3-3 अंक के हैं। मैं हल्की हल्की आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। वैसा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, लेकिन प्रश्न जो पूछे गए इसको समझना प्यारे विद्यार्थियों बहुत जरूरी है। प्रश्न है कि जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत आज विश्व राजनीति और समाज में किस प्रकार प्रासंगिक है। देखो, इसको वर्तमान से जोड़ा गया है, राजनीति और समाज के साथ जोड़ा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे अगर देखा जाए तो जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, वो है अहिंसा। अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। यह सिद्धांत आज की विश्व में अत्यंत प्रासंगिक है। यह न केवल शारीरिक हिंसा से बचने की हमें शिक्षा देता है, बल्कि इनके साथ साथ में विचारों, वाणी और कर्म में भी अहिंसा का पालन करने पर बल देता है। वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं कि चारों ओर कहीं युद्ध का माहौल है, तो कहीं आतंकवाद का माहौल है, समाज के अंदर बहुत सारे संघर्ष हो रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में हम जैन धर्म के अहिंसा का जो अहिंसा का सिद्धांत है, इसका हम अगर पालन करते हैं, इसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो डेफिनेटली चारों ओर शांति स्थापित की जा सकती है। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा है, वो पूछा है कि बुद्ध की शिक्षाएं वर्तमान समाज में किस प्रकार उपयोगी है। देखो, इन दोनों प्रश्नों को वर्तमान से जोड़ा गया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न की प्रकृति को समझिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और प्रश्नों को समझते हुए ही उसका आंसर दिया जाए। वैसे देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की कई शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं आपको इसमें विशेषकर 3 शिक्षाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो वर्तमान समय में भी मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। सबसे पहली है, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और मध्यम मार्ग जो व्यक्ति अपनाता है, उसी से उसको दुखों से हमेशा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो पहली तो इस चीज़ को वर्तमान में अगर कोई भी व्यक्ति अपनाता है, तो कभी उसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर आपको निर्भर नहीं रहना है। और अगर इस शिक्षा को वर्तमान जीवन में उतारा जाए, तब भी हमें किसी व्यक्ति से द्वेष करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इनके साथ साथ में महात्मा बुद्ध ने जो तीसरी जो महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी, वो दी थी कि अगर आप जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको सम्यक कर्म की कल्पना करनी चाहिए। यानी आप अगर अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। आज अगर इंसान ये मान ले कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं, तो सीधी सी बात है, समाज के अंदर किसी प्रकार से कोई कलह वगैरह नहीं हो सकती है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से
कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची, कथन की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, 15वीं शताब्दी के अंदर भारत में कई अलग अलग क्षेत्रों से फसलें आती है। तो विशेषकर अपन देखते हैं तो 15वीं शताब्दी के अंदर मक्का जो है ये अफ्रीका से आता है, अफ्रीका और स्पेन से आता है। इनके साथ साथ में अगर टमाटर हैं, मिर्च हैं, आलू हैं, या अगर फलों में देखा जाए तो अनानास है, पपीता है, ये सारे सारे कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं। तो ये बिल्कुल बाहर से आने वाली फसलें और एक सेकंड, सॉरी, फसलें और इनके साथ साथ में सब्जियां भी हैं। 15% जो है इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थी, ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिसकी कमाई तो खेतों से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। कथन की व्याख्या कीजिए। यानी ये कथन कहाँ से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों? किताब से सीधी लाइन उठाई गई है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये जमींदारों के संबंध में बताई गई है। इसमें ये कहा गया है कि जमीन के वास्तविक जो मालिक है वो तो कौन है? वो जमींदार ही है। लेकिन जमींदार खुद खेती नहीं करते हैं। जमींदारों को ये जो ओहदा मिलता था ये ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत के कारण मिलता था। और इनके साथ साथ में इसी वजह से समाज के अंदर इनको बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। लेकिन ये खुद काम नहीं करते थे। हिस्सेदारी तो मिलती थी लेकिन ये खुद काम नहीं करते। तो ये जोतदारों के बारे में, सॉरी, जमींदारों के बारे में कहा गया एक कथन है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 16 है। इस प्रश्न संख्या 16 के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को समझने के लिए सार्वजनिक स्वर एवं निजी लेखन का क्या महत्व है? सार्वजनिक स्वर का मतलब जो सार्वजनिक महात्मा गांधी ने भाषण वगैरह दिए हैं उनसे संबंध है, और जो निजी लेखन का कार्य है उनका क्या महत्व है और उनसे हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी के सार्वजनिक भाषण, सभाएं और जो लेख हैं उनके इन सारों से उनके राजनीतिक विचारों के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में और जन आंदोलन की रणनीति को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। वहीं अगर हम निजी पत्रों को देखें, डायरी को देखें या फिर अपन आत्मकथा को देखते हैं तो इससे अ, व्यक्तिगत महात्मा गांधी की जो व्यक्तिगत विचार है, उनके जो निर्णय हैं, उनकी जो प्रक्रिया है, इसको उजागर करने में और इसको समझने में काफ़ी हद तक हमें सहयोग मिलता है। इसके अथवा के अंदर जो प्रश्न दिया गया है इसको भी देख लेते हैं अपन। अथवा में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को समझने के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स एवं समकालीन अखबारों का क्या महत्व है? यानी क्या महात्मा गांधी के बारे में समझने के लिए सरकारी रिकॉर्ड से भी कुछ जानकारी मिल सकती है, या उस समय जो भी अखबार वगैरह थे क्या उससे भी हमें कुछ जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। सरकारी जो रिकॉर्ड है ये आंदोलनों पर ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया है, यानी कोई भी महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किए जाते थे उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रतिक्रिया अपनाई है, कौन कौन सी नीतियां अपनाई हैं, उस आंदोलन को दबाने के लिए किस प्रकार की दमनकारी नीतियां अपनाई हैं, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर अपन अखबारों की बात करते हैं तो अखबार आंदोलनों की जो जन प्रतिक्रिया है, लोगों का जो समर्थन है और गांधी जी की जो लोगों में छवि थी, इसको दर्शाने का काम करते थे। तो इन सब के माध्यम से हमें राष्ट्रीय आंदोलन में और महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, 17वां प्रश्न जो है वो है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, इसको लेकर क्या बहस हुई थी? यानी जिस समय भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी भाषा को चाहते थे, उत्तरी भारत के लोग हिंदी भाषा को चाहते थे, बहुत सारे लोग जो विशेषकर महात्मा गांधी की जो हिंदुस्तानी भाषा है इसको चाहते थे। तो इसको लेकर लोगों में अलग अलग विचार थे। लेकिन जैसे ही संविधान सभा ने ये कहा कि हिंदी भाषा को एक बार हम राष्ट्रीय भाषा घोषित ना करके राजभाषा घोषित करते हैं, इसको लेकर जो अलग अलग विचारक है, अलग अलग सदस्य है, इन्होंने अपने पुरजोर के साथ में तर्क दिए है, मत दिए है। सबसे पहले जो संयुक्त प्रांत के आरबी धुलेकर थे, इन्होंने कहा था कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि क्या बनाया जाना चाहिए, वो चाहते थे हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। इनके साथ साथ जो मद्रास की एक सदस्य है दुर्गाबाई, दुर्गाबाई ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में पुरजोर आवाज़ उठाई थी। और इनके साथ साथ में एक बम्बई का सदस्य हैं शंकर राव देव जी,
इन्होंने भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इनके साथ-साथ में मद्रास का एक टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार है। इन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार से आक्रामक होकर हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे हिंदी को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए। इसलिए हमें शांति रखनी चाहिए और लंबे समय के बाद में ही हिंदी भाषा को जब सारे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे, चाहे वो दक्षिण भारत के हो, चाहे कोई भी हो, तब हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आनन-फानन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा अगर अपन लागू करते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, जिससे देश के अंदर और अशांति का माहौल बन सकता है। तो ये अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार थे। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारों को निश्चित करने के लिए कौन-सी सूचियाँ बनाई थी? इसको समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग-अलग जो विषय हैं, इनको निर्धारित करने के लिए, अधिकारों को निर्धारित करने के लिए विशेषकर 3 सूचियाँ बनाई गई थी। केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और इनके साथ-साथ में समवर्ती सूची है। तो इसके बारे में आप किताब में आराम से पढ़ सकते हैं। अपन सेक्शन डी देखते हैं, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। डी सेक्शन का जो पहला प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है जो मतलब मुख्य प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्वाह के तरीकों से आप सिंधु वासियों की किन गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं? पहले तो अपन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उनके निर्वाह के तरीके क्या थे? तो पहली चीज़ तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। अनाज के रूप में ये लोग गेहूँ है, जौ है, दाल है, सफ़ेद चना है, तिल है, बाजरा है, चावल है, इन सभी का सेवन करते थे। इनके साथ-साथ में ये लोग मांस-मछली का भी सेवन करते थे। यहाँ से हमें भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है, हिरण हैं, घड़ियाल हैं, मछली है, इन सब की हड्डियाँ मिली है और इनके साथ-साथ में हमें और भी जीव-जंतुओं की हड्डियाँ मिली है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग शाकाहारी प्रवृत्ति के भी लोग थे और मांसाहारी प्रवृत्ति के भी लोग थे। इनके साथ-साथ में यहाँ के लोग पेड़-पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का भी प्रयोग करते थे। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा है वो है, यदि सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाए तो भारतीय इतिहास लेखन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। अगर इसको पढ़ लिया जाए तो भारतीय इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस लिपि को पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले तो जो वास्तविक स्वरूप है ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में थी क्या। इसके साथ-साथ में इतिहास लेखन में जो अनुमान हम लगाते हैं, इसकी जगह हमारे पास में प्रमाण आ जाएँगे। तीसरी चीज़ अगर देखते हैं, तो भारतीय इतिहास की जो कालक्रम व्यवस्था है, ये अधिक सटीक हो जाएगी क्योंकि अभी हम जो कालक्रम लिखते हैं, वो भी अनुमानित है क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इनके साथ-साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था, इनकी संस्कृति कैसी थी, इनकी उत्पत्ति के बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी मिल सकती है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। अगला जो प्रश्न है ये है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में अलवारों और नयनारों के योगदान का विश्लेषण कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलवार कौन थे? तमिलनाडु में भगवान विष्णु को मानने वाले जो संत हैं वो अलवार कहलाए और भगवान शिव को मानने वाले जो संत हैं वो नयनार कहलाए। ये विशेषकर अगर देखा जाए तो छठी शताब्दी के अंदर ही प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और अलवार और जो नयनार संत हैं, इन्होंने विशेषकर जो ब्राह्मणी व्यवस्थाएँ हैं, जाति प्रथा हो या उस समय की जो भी व्यवस्थाएँ हैं, इन सब का विरोध करने के लिए ये इस प्रकार के आंदोलन प्रारंभ किए थे। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, वो दिया गया है कि भक्ति आंदोलन में कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के योगदान का विश्लेषण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन का उदय हुआ था, जिसे वीर शैव आंदोलन कहते हैं और इसके साथ-साथ में इसको लिंगायत भी कहा जाता है। इसका जो नेतृत्व है, वो बासवना नाम का एक ब्राह्मण था, उसने किया था और ये भगवान शिव को आराध्य देव मानते थे। इन्होंने भी ब्राह्मणी जो व्यवस्थाएँ हैं, इनका विरोध करने का काम किया था और लोगों में समानता स्थापित करने का काम किया था। तो इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों को पढ़ लिया है। ये जो मानचित्र का है, इसमें भी आप देख सकते हैं, मांडा है, मास्की है, नासिक है और अम्बाला है। इसके अथवा के अंदर दिया गया है मिताथल है, कलिंग है, अमरावती है और सारपुर। मैं इसको कभी आपको मानचित्र में दर्शाकर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको सॉल्यूशन इसका अच्छा लगता है, तो
अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और आगे मैं आपके समक्ष और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने लंबे समय तक वीडियो बनाया नहीं था और अब बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, इनका टाइम टेबल नज़दीक आ गया है, तो मैं विद्यार्थियों को, आप लोगों को मोटिव करने के लिए और आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आपके समक्ष समय-समय पर मैं कंटेंट लेके आऊँगा। इसी के साथ में इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।